नमस्कार, आपका स्वागत है फार्माकोलॉजी लेक्चर सीरीज़ के 12वें लेक्चर में। आज पढ़ेंगे एक्सक्रीशन, जिसमें कवर करेंगे काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन और क्लियरेंस। फार्माकोकाइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। तो ड्रग का एक्सक्रीशन पहली बात कि कौन से रूट से होता है, तो यूरिन के थ्रू, फीसिस के थ्रू, एक्सहेल्ड एयर, सलाइवा, स्वेट या मिल्क। तो इन रूट से ड्रग जो है वो एक्सक्रीट हो सकती है। इनमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रीशन है वो है रीनल एक्सक्रीशन। ज्यादातर ड्रग्स यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं। और अगला पॉइंट है वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस। अगर ड्रग वाटर सोल्यूबल है तो डेफिनेटली वो उसका एक्सक्रीशन होता है रीनल एक्सक्रीशन। और लिवर जो मेटाबॉलिज्म करता है, जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस को नॉन लिपिड सोल्यूबल बनाता है, वो वाटर सोल्यूबल बनाता है, इसीलिए ताकि एक्सक्रीट कर पाए। तो रीनल एक्सक्रीशन के लिए जरूरी है कि वो सब्सटेंस वाटर सोल्यूबल बन जाए। तो मतलब वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस का जो एक्सक्रीशन है वो रीनल एक्सक्रीशन ही होगा। तो आज जो हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है एक्सक्रीशन में वो है काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन शब्द यूज हो रहा है यहाँ पे, ना कि एक्सक्रीशन, क्योंकि एलिमिनेशन जो है इट इज सम टोटल ऑफ मेटाबॉलिक इनएक्टिवेशन एंड एक्सक्रीशन। मतलब एक्सक्रीशन जो है वो तो एलिमिनेशन के अंडर आएगा ही। एलिमिनेशन में दो चीजें आएंगी, एक्सक्रीशन जिस ड्रग का हो गया वो तो ठीक है, लेकिन जो ड्रग मेटाबॉलिकली इनएक्टिवेट हो गई वो भी हमारे हिसाब से एलिमिनेट हो गई सिस्टम से, क्योंकि वो ड्रग अब एक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये पक्का याद रखें कि एलिमिनेशन क्या है और एक्सक्रीशन क्या है। एलिमिनेशन है सम टोटल ऑफ मेटाबॉलिक इनएक्टिवेशन प्लस एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन तो हमें पता ही है कि वो क्या है। तो काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन को समझने के लिए एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमें फार्माकोकाइनेटिक्स का पढ़ना पड़ता है वो है क्लियरेंस। तो मैं स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ कि फार्माकोकाइनेटिक्स में तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, बायो अवेलेबिलिटी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और क्लियरेंस। तो जिसमें से बायो अवेलेबिलिटी आता है एब्जॉर्प्शन में, जो कि कवर हो चुका है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आता है डिस्ट्रीब्यूशन में, वो भी कवर हो चुका है, और तीसरा है क्लियरेंस जो एक्चुअली एक्सक्रीशन के अंदर आता है। तो देखते हैं क्लियरेंस क्या है। द थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा। पहली बात, ये प्लाज्मा का वॉल्यूम है कुछ, इसलिए क्लियरेंस की वैल्यू हमेशा लीटर्स में आती है, क्योंकि ये वॉल्यूम है प्लाज्मा का। प्लाज्मा का कितना वॉल्यूम, और ऊपर से वो थ्योरेटिकल है, मतलब ये रियल नहीं है, हाइपोथेटिकल थ्योरेटिकल एजम्पशन है ये। तो ये अज्यूम कर रहे हैं हम कि कितना वॉल्यूम प्लाज्मा का, फ्रॉम विच द ड्रग इज कंप्लीटली रिमूव्ड, जिसमें से ड्रग कंप्लीटली रिमूव हो जाती है इन यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम हमारा कुछ भी हो सकता है, मिनट, सेकेंड, आवर। मान लो कि 1 आवर है यूनिट टाइम, तो 1 घंटे में कितना वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा से ड्रग कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी, वो है क्लियरेंस। या दूसरे शब्दों में कहें कि 1 घंटे में कितना प्लाज्मा का वॉल्यूम ड्रग से क्लियर हो जाएगा, उसको कहेंगे क्लियरेंस। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, Cl इसका सिंबल है, फॉर्मूला है रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो ये है क्लियरेंस। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने ये एक बहुत ही रफ सा डायग्राम बनाया है, जिसमें ये है सर्कुलेटरी सिस्टम, या आप इसको कह लें वेस्कुलर कंपार्टमेंट, जिसका वॉल्यूम है 4 लीटर। हमने ड्रग एडमिनिस्टर की है जितनी डोज वो है 40 mg। तो इस टाइम ड्रग कितनी है इस सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, प्लाज्मा में 40 mg। और ये जो है ये किडनी है, मतलब ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन को यहाँ पे डिनोट किया गया है किडनी से, कि किडनी के थ्रू जब ये ब्लड पास हो रहा है तो ड्रग का कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो एक्सक्रीट हो रहा है, क्योंकि किडनी उसको निकाल रही है। तो हम देखते हैं कि पहले, सबसे पहले तो ये था कि 40 mg ड्रग यहाँ है। तो यहाँ ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए, मतलब ये जो एक पॉइंट है ये एक्चुअल में 1 mg ड्रग है। तो 1 घंटे बाद जब हम देखते हैं दूसरे डायग्राम में, तो किडनी ने 10 mg पर आवर, ये क्या है, ये है रेट ऑफ एलिमिनेशन, कि 1 घंटे में 10 mg ड्रग इसने रिमूव कर दी है। तो अब प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी बच गई ड्रग की, वो बच गई 30 mg। तो 10 mg निकाल दी, 30 mg बच गई प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो वैसे तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि जितना भी प्लाज्मा था उसमें से 10 mg अगर निकल गई तो बाकी का जो प्लाज्मा है उस सारे में रह गई 30 mg। पर हम जो अज्यूम करते हैं वो है ये थर्ड डायग्राम,
क्योंकि ये है क्लियरेंस। तो हम मानते हैं कि ये 30 mg ड्रग पहले जितना एरिया कवर कर रही थी, जितना वॉल्यूम कवर कर रही थी, अभी तक भी उतना ही वॉल्यूम कवर कर रही है, लेकिन ये जो वॉल्यूम है जिसमें पहले 10 mg ड्रग थी, 1 लीटर वॉल्यूम एक्चुअली, वो वॉल्यूम अब क्लियर हो चुका है। तो क्लियरेंस क्या हुई इसकी? 1 लीटर। या हम इसको और भी अच्छे से समझना चाहें तो इसको ऑपोजिट तरह से समझ सकते हैं कि जितनी भी ड्रग पर यूनिट टाइम में एक्सक्रीट हो गई, मतलब 10 mg, वो ड्रग पहले कितना प्लाज्मा का कितना वॉल्यूम एक्चुअली कवर कर रही थी, तो उसको कहते हैं क्लियरेंस। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये थ्योरेटिकल है, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि एक पार्ट प्लाज्मा का बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा ड्रग से और ड्रग बाकी के पार्ट में रहेगी सिर्फ, इसलिए थ्योरेटिकल। फ्रॉम विच द ड्रग इज कंप्लीटली रिमूव्ड इन यूनिट टाइम। तो एक यूनिट टाइम में कितने थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा से ड्रग रिमूव हो गई, उसको कहते हैं क्लियरेंस। अब ये क्लियरेंस एक तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फार्माकोकाइनेटिक्स का, ये तो हम बात कर ही चुके हैं। दूसरी बात कि इसको हमने पढ़ा क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन एक्चुअल में दो तरह के होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो देखते हैं प्रोसेस इन्वॉल्व इन एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में जो भी प्रोसेसेस लगते हैं, और हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन, ना कि काइनेटिक्स ऑफ एक्सक्रीशन। मतलब मेटाबॉलिज्म भी है इसमें और एक्सक्रीशन तो है ही, मेटाबॉलिक इनएक्टिवेशन भी कवर हो रहा है इसमें। तो एलिमिनेशन में जो भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं किसी पर्टिकुलर ड्रग के, वो प्रोसेसेस सैचुरेबल हैं या अनसैचुरेबल हैं, इस पे डिपेंड करता है कि उस ड्रग का जो काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगा या जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होगा। अगर सैचुरेबल प्रोसेस है तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होता है, जो कि रेयर है। लेकिन अगर अनसैचुरेबल प्रोसेसेस हैं तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होता है। इसका मतलब जो सबसे कॉमन काइनेटिक्स है वो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब सैचुरेबल और अनसैचुरेबल का क्या फर्क है? तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट वाला लेक्चर अगर आप याद करें तो उसमें आपको याद आएगा कि लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस के लिए तो हमें के लिए तो कभी भी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या है, सैचुरेट नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बहुत फ्रीली ट्रांसपोर्ट उनका हो पा रहा था। लेकिन जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस थे या जिनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना था, उनके जो प्रोसेसेस थे वो कभी कभी सैचुरेट हो जा रहे थे। तब भी वहां भी बात की थी कि सैचुरेबल क्या है और अनसैचुरेबल क्या है। जो कैरियर ट्रांसपोर्ट था वो सैचुरेबल था। तो उस तरह के किसी प्रोसेस को अगर यूज किया जा रहा है तो उसको कहेंगे सैचुरेबल, और उस केस में जो काइनेटिक्स फॉलो होगा वो है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब डिटेल में देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग कंसंट्रेशन। तो कंपैरेटिवली पढ़ते हैं दोनों को। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग कंसंट्रेशन, और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट ऑफ एलिमिनेशन इज कांस्टेंट। दूसरी बात, क्लियरेंस। क्लियरेंस रिमेन्स कांस्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और जीरो ऑर्डर में क्लियरेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। इसको थोड़ा और डिटेल में देखें तो क्लियरेंस रिमेन कांस्टेंट का मतलब हुआ मींस फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एलिमिनेशन इन यूनिट टाइम इज कांस्टेंट। तो एक पर यूनिट टाइम में कितनी ड्रग एलिमिनेट हो जाती है उसका फ्रैक्शन कांस्टेंट रहेगा। अगर फ्रैक्शन कांस्टेंट रहेगा तो हम कहेंगे क्लियरेंस कांस्टेंट है। लेकिन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में फ्रैक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगा बल्कि अमाउंट कांस्टेंट रहेगा। मींस अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन इन यूनिट टाइम इज कांस्टेंट। तो फर्स्ट से याद रखें, एफ से, एफ फॉर फर्स्ट, एफ फॉर फ्रैक्शन। तो जहां फ्रैक्शन ड्रग एलिमिनेशन का कांस्टेंट रहेगा वो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। दूसरे शब्दों में क्लियरेंस कांस्टेंट रहेगा, वो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। लेकिन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में ऐसा नहीं होगा, उसमें अमाउंट कांस्टेंट रहेगा और क्लियरेंस कांस्टेंट नहीं है बल्कि क्लियरेंस कम हो रही है विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। और रेट ऑफ एलिमिनेशन के साथ उल्टा है, जहां पे क्लियरेंस कांस्टेंट है वहां रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट नहीं है। रेट ऑफ एलिमिनेशन कहां कांस्टेंट है? जहां क्लियरेंस कांस्टेंट नहीं है। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग कंसंट्रेशन। इसको थोड़ा और समझें, इसका मतलब ये है कि ड्रग की कंसंट्रेशन अगर बढ़ाई जाएगी तो रेट ऑफ एलिमिनेशन भी बढ़ जाएगा।
जितनी ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाएगी उतना ही एलिमिनेशन भी फास्ट होता जाएगा। लेकिन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में ऐसा नहीं होगा। आप अगर ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ा भी दें तो भी एलिमिनेशन का रेट सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में सैचुरेबल है। आप कुछ भी कर लो, जितना अगर मान लो कि एक सेल पे 2 कैरियर प्रोटीन है तो वो सेल 1 मिनट में, मान लो पर यूनिट टाइम 1 मिनट है तो 1 मिनट में वो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स को ही एलिमिनेट कर पाएगी, चाहे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कितनी भी ज्यादा हो। क्योंकि सैचुरेबल प्रोसेस है, इसलिए सैचुरेबल होने के कारण रेट ऑफ एलिमिनेशन इज कांस्टेंट। और यहां क्योंकि प्रोसेस सैचुरेबल नहीं है, इसलिए रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग कंसंट्रेशन। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है लास्ट, वो ये है, ओवर द थेरेप्यूटिक रेंज एलिमिनेशन ऑफ सम ड्रग्स अप्रोचेस सैचुरेशन। जैसे कि पहले देखा था कि ज्यादातर ड्रग्स में जो सबसे कॉमन काइनेटिक्स है वो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो थेरेप्यूटिक रेंज के ऊपर, थेरेप्यूटिक रेंज अगर क्रॉस हो जाए तब कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिनका एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर से जीरो ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जांपल्स हैं वॉरफेरिन, फिनाइटोइन और टोलब्यूटामाइड। तो ये एक्चुअली जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के एग्जांपल्स हैं। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के कोई एग्जांपल नहीं लिखे हैं क्योंकि मैक्सिमम ड्रग्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही फॉलो करते हैं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसको समझने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये जो ग्राफ है ये है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। तो ये बात पहले ही समझ लें कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो ग्राफ होगा वो होगा एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगा इसका। और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का जो ग्राफ होगा वो होगा लीनियर। और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसमें ड्रग की कंसंट्रेशन एक्चुअली जीरो हो जाती है एक टाइम पे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ वो ग्राफ है जो जीरो तक पहुंचता नहीं है एक्चुअली, इसलिए उसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब जहां पे ड्रग की कंसंट्रेशन एक्चुअली जीरो हो जाएगी, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब जिसमें ड्रग की कंसंट्रेशन एक्चुअली जीरो नहीं होगी। तो पहला पॉइंट तो ये है कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ किसका होगा, फर्स्ट ऑर्डर का, और लीनियर ग्राफ किसका होगा, जीरो ऑर्डर का। और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में एफ से याद किया था हमने, एफ से फर्स्ट, एफ से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कांस्टेंट रहेगा ड्रग एलिमिनेशन का, ठीक है। तो और क्लियरेंस कांस्टेंट रहेगी, ये हमने पढ़ा था। तो क्लियरेंस जिसमें कांस्टेंट थी वो था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और रेट ऑफ एलिमिनेशन जिसमें कांस्टेंट था वो था, रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट होने का मतलब था अमाउंट ऑफ एलिमिनेशन ना, अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन की कितना अमाउंट मतलब एलिमिनेट हो जाएगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। टीहा वाला पॉइंट हम थोड़ा देर से कवर करते हैं, पहले हम ग्राफ देखते हैं। तो मान लेते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो हम कह रहे हैं कि क्लियरेंस कांस्टेंट है या फ्रैक्शन जो है ड्रग एलिमिनेशन का कांस्टेंट है वो है 50%। मतलब जो इसकी कंसंट्रेशन एडमिनिस्टर की गई थी वो थी 8 mg, और 50% इसकी क्लियरेंस है पर यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम मान लेते हैं कि आवर में, यहां पे जैसे लिखा 1 आवर, तो 1 घंटे में 50% ड्रग एलिमिनेट हो रही है। तो 1 घंटे में 8 mg से ड्रग पहुंच गई 4 mg। दूसरे घंटे में 4 mg से ड्रग पहुंच गई 2 mg। तीसरे आर में 2 mg से पहुंच गई 1 mg, क्योंकि 50% है ना, हर बार यही होगा कि 50% ड्रग एलिमिनेट हो जाएगी। उसके बाद चौथे घंटे में 1 mg से 0.5 mg, उसके बाद 0.25 mg। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स डेसिमल्स में कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, पर एक्चुअली जीरो नहीं होगा। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इस तरह से इसका ग्राफ बना। दूसरा जो है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें फ्रैक्शन कांस्टेंट है, इसमें क्या अमाउंट कांस्टेंट है। इसका मतलब आपको इसमें कुछ अमाउंट मिलेगा कि कितने mg 1 आवर में ये एलिमिनेट कर सकता है। इसमें भी जो हमने ड्रग एडमिनिस्टर की डोज वो है 8 mg, लेकिन इसमें जो अमाउंट कांस्टेंट है ना वो कांस्टेंट अमाउंट है 2 mg, ठीक। तो फर्स्ट आवर में 2 mg अगर एलिमिनेट हो जाएगी तो 1 घंटे बाद बची 6 mg, फिर 2 mg फिर से एलिमिनेट हो गई, 2 घंटे बाद बची 4 mg, फिर 3 घंटे बाद बची 2 mg, और चौथे घंटे में 4 घंटे बाद हो गई 0 mg। तो यहाँ पे एक्चुअली 0 mg हो गई। तो इसको हम क्या कहेंगे कि अमाउंट कांस्टेंट है, रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे क्लियरेंस कांस्टेंट है।
तो ये है दोनों का डिफरेंस। और एक और डिफरेंस कि टी हाफ कहाँ कांस्टेंट है और टी हाफ कहाँ कांस्टेंट नहीं है। जहां क्लियरेंस कांस्टेंट है वहां टी हाफ भी कांस्टेंट है, और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में टी हाफ जो है वो डोज के साथ बढ़ जाता है। जैसा कि हमने ग्राफ में देखा कि प्लाज्मा हाफ लाइफ की बात की ना, टी हाफ की बात की, कि जहां क्लियरेंस कांस्टेंट है वहां टी हाफ भी कांस्टेंट था, और जहां क्लियरेंस कांस्टेंट नहीं थी वहां टी हाफ भी कांस्टेंट नहीं था। तो ये टी हाफ है क्या? टी हाफ जो है, जैसे कि सिंबल से पता चल रहा है, टी हाफ मतलब टाइम है ये कोई। तो कौन सा टाइम? एक्चुअली टी हाफ जो है वो सिंबल है प्लाज्मा हाफ लाइफ का। प्लाज्मा हाफ लाइफ का मतलब होता है टाइम टेकन फॉर its plasma concentration to be reduced to half of its original value। मतलब जितनी ड्रग एडमिनिस्टर की थी उस ड्रग का हाफ हो जाने में कितना टाइम लगता है ड्रग को, वो है टी हाफ। अब ड्रग एलिमिनेशन को अगर ध्यान में रखें तो 4 से 5 टी हाफ लगते हैं ड्रग को कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाने में। अब इसका क्या मतलब है? 4 से 5 टी हाफ लगते हैं मतलब क्या? मतलब ये है कि सबसे पहले देखो, ड्रग थी 100%, एक हाफ लाइफ के बाद हो गई 50%, 2 हाफ लाइफ के बाद हो गई 25%, 3 के बाद हो गई 12.5, उसके बाद 6.25, उसके बाद 3 पॉइंट समथिंग। तो इस तरह से 4-5 हाफ लाइफ्स के बाद ड्रग कंप्लीटली नहीं बोला इन्होंने बोला नियरली कंप्लीट ड्रग एलिमिनेशन, मतलब ऑलमोस्ट ड्रग जो है वो हम मानते हैं कि एलिमिनेट हो चुकी है, क्योंकि 3% 2% हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो 4 से 5 टी हाफ के बाद ड्रग कितनी बची है? वही 2-3%। तो उसको हम यही समझेंगे कि नियरली ड्रग एलिमिनेट हो गई है। तो एक तो पॉइंट ये है कि 4-5 टी हाफ लग जाते हैं ड्रग को एलिमिनेट होने में बॉडी से पूरी तरह, और दूसरा कि फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ कांस्टेंट है। जैसे कि हमने ग्राफ में भी देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में टी हाफ कांस्टेंट रहता है, और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में टी हाफ इंक्रीजेज विद डोज। अगर हम फिर से अब उस ग्राफ को देखें कि इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ कांस्टेंट रहता है। देखो, टी हाफ कांस्टेंट रहता है मतलब क्या? टाइम। तो पहले 1 आवर पे भी, पहले आर पे भी टी हाफ कितना था? 1 आवर ना, 1 आवर यहाँ पे टी हाफ है। जैसे पहले घंटे में भी क्या हुआ? 8 mg से 4 mg पहुंच गई, तो टी हाफ क्या हुआ इसमें? 1 घंटा। उसका टी हाफ मतलब 4 mg से 2 mg होने में कितना टाइम लगता है? फिर से 1 घंटा। उसका 2 mg से 1 mg होने में कितना टाइम लगता है? फिर से 1 घंटा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि टी हाफ क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन यहां नहीं है टी हाफ कांस्टेंट। कैसे? क्योंकि पहले तो 8 mg से 4 mg होने में कितना टाइम लग गया? 2 घंटे। उसका 4 mg से 2 mg होने में कितना टाइम लगा? सिर्फ 1 घंटा। इसी तरह जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, टी हाफ भी कम होता जा रहा है। तो टी हाफ इंक्रीजेज विद डोज का मतलब है कि अगर डोज ज्यादा बढ़ेगी तो टी हाफ भी बढ़ेगा, कुल मिला के कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये था काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। तो आज का टॉपिक था एक्सक्रीशन, काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर, और साथ में क्लियरेंस। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।